नाटकीय महाकाव्य जैसा संगीत बजता है। ये दर्द भरे अल्फाज हैं हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के। सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसकी सल्तनत ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, उसकी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी थी कि उसे अपनी ही मिट्टी में 2 गज जमीन मिल जाए। पर किस्मत देखिए, वो भी ना मिली। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की बदनसीबी की नहीं है, ये उस पूरी सल्तनत के डूबते सूरज की दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो कौन सी वजहें थीं कि 300 साल पुरानी एक अजीम सल्तनत का ऐसा अंजाम हुआ? क्या दुश्मन बाहर से आए थे या फिर सल्तनत की अपनी ही दीवारों में दीमक लग चुकी थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। चलिए चलते हैं आज से करीब 1300 साल पहले। साल था 1719। ऊपर से देखने पर मुगल सल्तनत की इमारत आज भी उतनी ही शानदार और मजबूत दिख रही थी, लेकिन उसकी नींव में दरारें पड़ चुकी थीं और इन दरारों से पतन की आहटें साफ सुनाई दे रही थीं। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठा था रोशन अख्तर, जिसे इतिहास मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से याद रखता है। नाम से ही जाहिर है, बादशाह को सल्तनत चलाने से ज्यादा दिलचस्पी नाच गाने और ऐशो आराम में थी। वैसे उन्हें तख्त तक पहुंचाने वाले थे सैयद बंधु, उस दौर के किंग मेकर, जिनकी मर्जी के बिना दिल्ली में पत्ता भी नहीं हिलता था। पर मोहम्मद शाह किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था, तो पर्दे के पीछे एक खामोश साजिश ने जन्म लिया। मोहम्मद शाह ने अपने वफादार दरबारियों के साथ मिलकर उन्हीं सैयद बंधुओं को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिन्होंने उसे बादशाहत का ताज पहनाया था। इस साजिश में निज़ामुल मुल्क और सादत खान जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे, और ये साजिश कामयाब भी हुई। 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खान का कत्ल हुआ और 2 साल बाद बड़े भाई अब्दुल्ला खान को भी जंग में हराकर कैद कर लिया गया। किंग मेकर का खेल खत्म हो चुका था। बादशाह ने अपनी ताकत तो वापस पा ली थी, लेकिन इस खून खराबे ने मुगल दरबार में शक और घुटबाजी का ऐसा जहर घोल दिया जिसने सल्तनत की जड़ों को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। दिल्ली में तो बादशाह मजबूत हो गया, पर यह जीत एक धोखा थी, क्योंकि दिल्ली से दूर साम्राज्य की पकड़ रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, एक एक करके अमीर सूबे दिल्ली के काबू से बाहर हो रहे थे। वो सिर्फ नाम के लिए मुगल सल्तनत का हिस्सा थे, पर असल में अपनी अपनी रियासतें चला रहे थे। मुगल साम्राज्य अब नक्शे पर तो एक था, पर हकीकत में टुकड़े टुकड़े हो रहा था। सल्तनत अंदर से तो खोखली हो ही रही थी, पर असली तूफान वो तो बाहर से आने वाला था। एक ऐसा कहर जो फारस यानी आज के ईरान की सरजमीन से उठा था और सीधा हिंदुस्तान की दहलीज पर दस्तक देने वाला था। इस तूफान का नाम था नादिर शाह। उसे फारस का नेपोलियन भी कहा जाता था। वो अपनी खूंखार फौज लेकर हिंदुस्तान की दौलत लूटने आ रहा था, और अंदरूनी लड़ाइयों में फंसी मुगल सल्तनत इस बाहरी खतरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और फिर फरवरी 1739 में करनाल के मैदान में इतिहास ने एक बहुत ही क्रूर फैसला सुनाया। एक तरफ मुगलों की लाखों की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ नादिर शाह की छोटी मगर अनुशासित और लड़ाई के लिए भूखी फौज। नतीजा, सिर्फ चंद घंटों में ही मुगल फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये एक जबरदस्त हार थी। इस जीत के बाद नादिर शाह की फौज दिल्ली में दाखिल हुई, और फिर जो हुआ उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। पूरे 57 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम मचा रहा। शहर की गलियां खून से लाल हो गईं और हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर थे। दिल्ली रो रही थी, चीख रही थी, और लूट, उस जमाने में 70 करोड़ रुपए की दौलत लूटी गई। आज इसकी कीमत का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब सदियों से जमा किया गया मुगल खजाना पूरी तरह खाली हो गया। सल्तनत की आर्थिक कमर ऐसी टूटी कि वो फिर कभी सीधी खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन ये लूट सिर्फ सोने चांदी की नहीं थी, ये लूट थी इज्जत की, शान की। नादिर शाह अपने साथ मुगलों की 2 सबसे बड़ी निशानियां भी ले गया। शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन, और दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोए नूर। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर पाया। नादिर शाह तो दिल्ली को तबाह करके लौट गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक लहूलुहान सल्तनत, एक ऐसे जख्मी शेर की तरह जिस पर अब कोई भी गिद्ध हमला कर सकता था। और हमलावर आए भी नादिर शाह का ही एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली। उसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 7 बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। उसने पंजाब छीना, दिल्ली को एक बार फिर लूटा,
और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराकर हिंदुस्तान की सियासत में एक खालीपन पैदा कर दिया। अब्दाली का हर हमला मुगल सल्तनत के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा था। अब सल्तनत की कहानी एक नए और शायद ज्यादा दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है। इसके बाद जो बादशाह तख्त पर बैठे वो बस नाम के बादशाह थे, असली ताकत तो कहीं और थी, और वो बस सिंहासन के साये में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मिलिए शाह आलम द्वितीय से। नाम में आलम यानी दुनिया, पर हकीकत में हुकूमत सिर्फ दिल्ली के लाल किले की दीवारों तक सिमट कर रह गई थी। उन्हें विरासत में एक नाम मिला था, साम्राज्य नहीं। साल 1788, इस साल जो हुआ वो शायद मुगल इतिहास का सबसे काला, सबसे अपमानजनक बनना है। गुलाम कादिर नाम के एक सरदार ने दिल्ली पर कब्जा किया और हिंदुस्तान के बादशाह शाह आलम की आंखों में गर्म सलाखें फेर दीं। उन्हें अंधा कर दिया गया। सोचिए, जिस सल्तनत ने दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देखा था, उसका बादशाह अपने ही महल में अंधा और बेबस पड़ा था। इसके बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई। बक्सर की लड़ाई में हारने के बाद शाह आलम को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पनाह लेनी पड़ी। वो अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले पहले मुगल बादशाह बने। वक्त का पहिया देखिए, पूरी तरह से घूम चुका था। जो मुगल कभी कंपनी को व्यापार की इजाजत देते थे, आज उन्हीं का बादशाह उसी कंपनी के टुकड़ों पर पल रहा था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस लंबी उदास शाम के आखिरी पहर में। ये कहानी है आखिरी बादशाह की और उनकी आखिरी नज्म की। बहादुर शाह तख्त पर तो बैठे थे, पर उनका दिल शायरी में बसता था। उन्हें अपने नाम के साथ जफर का तखल्लुस ज्यादा प्यारा था। वो बादशाह से ज्यादा एक शायर थे। लेकिन 1857 में किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे। आज़ादी की पहली लड़ाई के सिपाहियों ने इस बूढ़े शायर को अपना नेता और हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। जब 1857 की क्रांति को बेरहमी से कुचल दिया गया, तो अंग्रेजों ने जफर को गिरफ्तार कर लिया। और मुकदमा कहाँ चला? उसी लाल किले में, उसी दीवाने खास में जहां कभी उनके पुरखे दुनिया पर हुकूमत करते थे। उन्हीं के घर में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुगल शान का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? सजा सुनाई गई, देश निकाला। उन्हें हिंदुस्तान से हजारों मील दूर रंगून भेज दिया गया। अपनी बची खुची जिंदगी उन्होंने वहीं एक कैदी की तरह गुजारी, और वहां कैद की तन्हाई में वो बस अपने दर्द को नज़्मों में पिरोते रहे। ये शेर उन्हीं की बेबसी और लाचारी की आवाज है। और फिर 1862 में रंगून की उसी गुमनामी में हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह ने दम तोड़ दिया। और इस तरह वो कहानी पूरी हुई जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। बहादुर शाह जफर इतने बदनसीब निकले कि उन्हें अपनी ही प्यारी दिल्ली में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। एक शानदार सल्तनत का अंत एक गुमनाम कब्र में हुआ। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन कहानियों से कोई सबक सीखते हैं?